मालती की दो बहुएं हैं, बड़ी बहू आशा और छोटी बहू दिव्या। बड़ी बहू आशा एक अमीर और बड़े परिवार की है और उतनी ही घमंडी और पैसे का रौब दिखाने वाली है। वहीं छोटी बहू दिव्या एक गरीब परिवार से है, लेकिन बहुत ही सौम्य और संस्कारी बहू है। बेटा आशा, मुझे एक गिलास पानी तो देना। मम्मी जी, मैं अभी पार्लर जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। आप दिव्या को बोल दो, वो आपको पानी दे देगी। और हाँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, थोड़ी शॉपिंग भी करना है। बड़ी बहू इतना बोलकर वहाँ से निकल जाती है और मालती कुछ नहीं कर पाती। तभी दिव्या पीछे से पानी का गिलास लेकर आती है और अपनी सास को देती है। बेटा, अगर तुझे भी कुछ खरीदारी करनी हो तो बता देना, मैं ले चलूंगी तुझे मार्केट में। नहीं मम्मी जी, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी तो मेरे पास सब कुछ सामान पड़ा है। कभी कुछ जरूरत होगी तो जरूर बताऊंगी आपको। तू हमेशा ऐसे ही बोलती है बेटा, कभी कुछ नहीं मांगती, कभी मार्केट नहीं जाती। अपनी जेठानी को देख कैसे हर दूसरे दिन मार्केट भागती रहती है। उनके शौक भी तो है ना मम्मी जी, जिसे वो पूरा करती रहती है। मेरे बचपन से ही कोई शौक नहीं रहे और हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं अपने शौक पूरे कर पाती, तो बस ऐसे ही रहने की आदत हो गई। फिर भी बेटा, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मालती अपनी छोटी बहू से बहुत प्यार करती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। प्यार तो मालती बड़ी बहू से भी करती है, लेकिन बस उसे अपनी बड़ी बहू के पैसों का घमंड पसंद नहीं आता था। अगले दिन दिव्या और आशा दोनों किचन में काम कर रही होती हैं। आशा तो अपने मोबाइल में लगी हुई है और सारा काम दिव्या ही कर रही है। बस आशा दिव्या को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है, सब्जी मैंने काट दी है, तुम सब्जी में छौंक लगा देना और दाल चावल भी बना लेना और रोटी सबसे आखिरी में बनाना ताकि गर्म रहे। ठीक है भाभी। और हाँ, रायता भी बना लेना, बहुत दिन से मेरी खाने की इच्छा हो रही थी। मैं थक गई हूँ खड़े खड़े, थोड़ी देर कमरे में जा रही हूँ आराम करने। खाना बन जाए तो मुझे आवाज लगा लेना। ठीक है भाभी, आप रेस्ट कर लो और जैसे ही खाना बनता है तो मैं आपको बुला लूंगी। आशा अपना फोन लेकर वहाँ से कमरे में चली जाती है। तभी उसकी सास का किचन में आना होता है, जो देखती है कि दिव्या अकेली काम में लगी हुई है और आशा वहाँ नहीं है। अरे दिव्या बेटा, तुम अकेले क्यों खाना बना रही हो? आशा कहाँ है? मम्मी जी, वो खड़े खड़े थक गई थी तो कमरे में आराम करने गई है। कोई बात नहीं माँ, बस थोड़ा सा ही तो खाना बचा है, मैं बना लूंगी। खड़े खड़े थक गई थी? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी जो आराम करने चली गई? ये बात बिल्कुल गलत है। वो हमेशा तुमसे ही सारा काम करवाती है, खुद कुछ नहीं करती। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, जाने दीजिए। अपने लोगों के लिए खाना बनाने में कैसी थकान, मैं सब कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, अब ऐसा और नहीं चलेगा, आज ही मैं उससे बात करती हूँ। इतनी देर में वहाँ पर आशा आ जाती है और अपनी सास की बात सुन लेती है और गुस्से में आग बबूला हो जाती है। क्या बात करेंगी आप और दिव्या? तुम मेरे पीठ पीछे मेरी सास के कान भर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं भाभी, मैंने मम्मी जी से कुछ नहीं बोला। उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला है, मैं खुद देख रही हूँ इतने दिनों से। तुम्हारा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। जब से दिव्या इस घर में आई है, तुमने सारा काम उसके सर पर डाल दिया है। क्या ये घर अकेली दिव्या की जिम्मेदारी है? मुझे क्या आप इस घर में नौकरानियों की तरह काम करने के लिए लाई हैं? क्या आपको पता नहीं है मेरे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं? मैंने अपने घर में कभी एक चम्मच भी नहीं उठाई है, तो मैं इस घर में क्यों काम करूंगी? अपने घर में काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता आशा। अगर आपको अपनी छोटी बहू की इतनी ही चिंता है तो ठीक है, मैं कल ही अपने पापा को बोलकर यहाँ नौकरानी लगवा देती हूँ, जो मेरे हिस्से का काम वो कर लिया करेगी। फिर तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी ना मम्मी जी। इतना बोलकर गुस्से में आशा वहाँ से चली जाती है और उसकी सास और दिव्या एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। अगले दिन दिव्या, आशा और उनके साथ तीनों हॉल में बैठकर
टीवी देख रहे होते हैं। तभी आशा दिव्या को ऑर्डर देने लगती है। दिव्या, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और हाँ, साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आना। अच्छा भाभी, अभी बना देती हूँ। दिव्या, क्यों तुम्हारे लिए चाय बनाएगी आशा? क्या तुम्हारे हाथ नहीं है? तुम उठकर नहीं बना सकती? खुद चाय बनाओ। आप तो मेरे पीछे पड़ गई हैं मम्मी जी। अगर वो अपनी खुशी के लिए मेरे लिए काम करना चाहती है तो आपको क्या परेशानी है? और अगर आपको उसके काम करने से इतनी दिक्कत है तो मैं उसके काम के पैसे दे दिया करूंगी। तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। आपको फ्री में काम नहीं करवाऊंगी आपकी प्यारी बहू से। आशा, हर चीज को पैसे में मत तोला कर। सब कुछ पैसा नहीं होता है। सब कुछ पैसा ही होता है मम्मी जी। पैसों से सब कुछ किया जा सकता है। पैसे दो तो हर कोई आपके आगे पीछे दौड़ता है। और मुझे लगता है कि अब मुझे भी अपने पैसों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपने लिए एक पर्सनल मेड रखनी पड़ेगी। आशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दिव्या और उसकी सास हैरानी में उसे जाता हुआ देख रहे होते हैं। अगले दिन आशा अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी फोन देख रही होती है और दिव्या उसके कमरे में झाड़ू लगा रही है। दिव्या को झाड़ू लगाता देख आशा उसे फिर से ऑर्डर देने लगती है। दिव्या, झाड़ू लगाने के बाद मेरे बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, जरा वो भी धो देना और किचन का भी बचा हुआ काम पूरा कर देना। मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। ठीक है भाभी, मैं सब कर दूंगी। आप आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, थोड़ी देर मेरे पैर दबा दे, उसके बाद बाकी काम कर लेना। ठीक है भाभी। दिव्या अपना काम छोड़कर आशा के पैर दबाने लगती है और उनकी सास बाहर खड़ी होकर ये सब देख रही है और उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो आशा फिर से बखेड़ा खड़ा कर देगी। सास मन ही मन में बुदबुदाती है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हे भगवान, मेरी बहू को अक्ल दीजिए। अगले दिन आज सुबह से ही आशा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। दिव्या किचन में काम कर रही है। उसकी सास वहाँ पर आकर उससे आशा के बारे में पूछती है। क्या बात है दिव्या बहू, आज आशा बहू कमरे से बाहर तक नहीं निकली, क्या हुआ? सब ठीक तो है? पता नहीं मम्मी जी, मैं तो सुबह से किचन में ही काम कर रही हूँ। मैंने भी आज उन्हें कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा। आप जाकर देखिए तो वो ठीक है या नहीं। सास आशा के कमरे में जाती है तो देखती है आशा बिस्तर पर कंबल ओढ़ के सोई हुई है और कांप रही है। क्या हुआ आशा बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं मम्मी जी, आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। पूरा बदन टूट रहा है और बुखार भी है। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। इतना बोलकर सास कमरे के बाहर आ जाती है और दिव्या के पास जाकर उससे कहती है, दिव्या बहू, एक काम करो, आज दिन का सारा काम निपटाकर तुम अपने मायके चली जाओ। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिले हुए। लेकिन मम्मी जी, मैं जाऊंगी तो फिर रात में वापस नहीं आ पाऊंगी, तो शाम का खाना कौन बनाएगा? कोई बात नहीं, तुम आज रात रुक कर ही आना और शाम के खाने की चिंता करना छोड़ दो, सब कुछ हो जाएगा। तुम जल्दी से काम खत्म करो और अपने घर चली जाओ। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप बोले। सास आशा के कमरे में आती है और देखती है कि आशा अभी भी सो रही है। आशा बहू, आज तुम्हारे मामा जी के यहाँ जा रही हूँ, कल तक वापस आऊंगी। और दिव्या भी अपने मायके गई है, वो भी कल वापस आएगी। तुम अपना ध्यान रखना और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। आशा कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी सास वहां से चली जाती है। आशा की हालत बहुत खराब है, वो बिस्तर से हिल भी नहीं पा रही है। उसे बहुत तेज बुखार है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे ऐसी हालत में छोड़कर मम्मी जी कैसे जा सकती है। आशा जैसे तैसे उठकर पानी का जग उठाती है। वो देखती है कि उसमें पानी नहीं है। वो दिव्या को आवाज लगाती है, दिव्या, जरा मुझे एक गिलास पानी तो देना। तभी उसे याद आता है कि दिव्या तो है ही नहीं।
और वो सच में पड़ जाती है। आशा के पैर बहुत दुख रहे हैं और वो दर्द से तड़प रही है और उसे दिव्या की याद आ रही है। कैसे वो उसके पैर दबा देती थी, उसकी हर बात मानती थी, उसका ध्यान रखती थी और उसे भी वो याद आ रहा है। कैसे उसने अपने पैसों का घमंड दिखाकर अपनी देवरानी और सास की इंसल्ट की थी। अब आशा को पछतावा हो रहा है और वो मन ही मन अपने आप से बोलती है, मैंने दिव्या और मम्मी जी के साथ बहुत गलत किया। आज मुझे समझ आ रहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आज वो दोनों यहाँ होती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। मम्मी जी सही कहती थी, पैसे से सब कुछ नहीं तोला जा सकता। आशा रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास और देवरानी आ जाती है। अरे मम्मी जी, आप और दिव्या तुम, आप लोग तो चले गए थे ना? हम लोग कहीं नहीं गए थे बेटा, हम यहीं थे। बस तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि परिवार और साथ देने वाले लोग हमारी असली कमाई होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। दिव्या, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि परिवार का साथ कितना जरूरी होता है। आशा अपनी सास और दिव्या को गले से लगा लेती है। तो दोस्तों, कहानी भी यही खत्म हो जाती है। तुम गरीब लोग, दो कौड़ी के इंसान, तुम लोग किसी काम के लायक नहीं हो। एक काम दिया तुम गरीबों को और वो भी तुम सभी ने ठीक से नहीं किया। शाहना, जो दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन आर्यन मलिक की इकलौती बेटी थी, अपने घर के नौकरों को लाइन में खड़ा करके जलील कर रही थी। ठीक इसी वक्त उसके पिता आर्यन वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं, शाहाना, तुम ये क्या कर रही हो? क्यों इन सबको डांट रही हो? पापा, शुक्र मनाइए कि मैं इन्हें सिर्फ डांट रही हूँ। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि अभी के अभी इन्हें घर से बाहर निकाल दूं। ये लोग तो हमारे घर के बाहर भी खड़े होने की औकात नहीं रखते। खामोश शाहाना, तुम ये तय नहीं करोगी। पहले ये बताओ कि इनसे गलती क्या हुई है? पापा, आज मैंने अपने दोस्तों को पार्टी पर बुलाया था। इन सभी को पहले से पूरा मेन्यू समझा दिया था, लेकिन ये नमूने क्या लेकर आए? इटालियन डिशेस की जगह बेस्वाद पिज्जा और ऐसा लजानिया जिसमें लेयर्स ही नहीं थी। आर्यन सख्ती से नौकरों से बोलते हैं, अरे तो इन्हें पहले क्यों नहीं बताया कि तुमसे वो डिशेस नहीं बन पाएंगी? साहब, हम डर गए थे कि बीबी जी नाराज हो जाएंगी, इसलिए कुछ कह नहीं पाए। तुम्हें मुझसे शाबाशी चाहिए? बेवकूफ औरत, पहले बता देती तो कम से कम मैं बाहर से खाना मंगवा लेती। आर्यन गंभीर लहजे में, बस बहुत हो गया शाहाना। सावित्री बाई से तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। सॉरी बोलो उन्हें। मैं और इनसे माफी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस बुढ़िया की औकात ही क्या है मेरे सामने? शाहना वहां से चली जाती है। आर्यन ने सभी नौकरों से माफी मांगी और अपने कमरे में चले गए। दरअसल शाहना की माँ का निधन उसके जन्म के समय हो गया था, इसलिए न तो उसे कभी माँ का प्यार मिला और न ही डांट। वो हमेशा हॉस्टल में रही और फिर MBA करने के लिए न्यूयॉर्क चली गई। अब वापस लौटकर उसे लगता था कि उसके पापा का सारा बिजनेस उसे ही संभालना है। एक दिन, पापा, ये मैनेजर कह रहा है कि डील तभी फाइनल होगी जब आप पेपर साइन करेंगे। तो इसमें गलत क्या कहा उसने? मैं आपकी बेटी हूँ और आगे चलकर मुझे ही सब संभालना है। बात सही है, लेकिन तुम ये सब अच्छे से संभाल पाओगी या नहीं, ये तय करना आसान नहीं है। मैंने न्यूयॉर्क से MBA किया है और आप मेरी क्षमताओं पर सवाल उठा रहे हो। मैं मानता हूँ कि एकेडमिक्स में तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन प्रैक्टिकली बिजनेस कैसे मैनेज किया जाता है ये भी तुम्हें सीखना होगा। मेरी सलाह है कि तुम कुछ दिनों तक राकेश जी के अंडर इंटर्नशिप करो। मैं और उस आउटडेटेड आदमी के अंडर काम सीखूं? ये तो इंसल्ट है। आई एम नॉट टेकिंग इट। तो अब तुम्हें मेरे बिजनेस में वो पोजीशन भी नहीं मिलेगी जो तुम चाहती हो, और वो फैसिलिटीज भी नहीं जो तुम्हें मेरी बेटी होने के नाते अभी तक मिल रही थी। बात साफ है बेटा, अब तुमको अपनी पोजीशन खुद कमानी होगी। ये मेरे लिए उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे तभी मिलूंगी जब मेरे पास अपनी आइडेंटिटी और अपना खुद का बिजनेस कार्ड होगा। अब बात शाहना की सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, लेकिन ये सब जितना आसान उसने समझा था उतना था नहीं। शाहना ने जितने भी क्लाइंट से बात की, उन सभी ने उसके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सभी आर्यन मलिक के नाम के साथ थे, जो शाहना के साथ नहीं था। लेकिन शाहना ने भी हार नहीं मानी और कोशिश करती रही।
उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया था और एक छोटा फ्लैट किराए पर लेकर रह रही थी। लेकिन जब पैसों की तंगी बढ़ गई तो उसे वो फ्लैट भी छोड़ना पड़ा। नौबत ये हो गई कि हर चीज में नखरे दिखाने वाली शाहना अब पेट भर खाने को भी तरस रही थी। लेकिन फिर एक दिन, अरे बीबी जी, आप यहाँ? आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं है मेरे पास, और सच बताऊं तो घर भी नहीं है, और खाना भी नहीं खाया कल से। ये कहकर शाहना रोने लगी तो सावित्री बाई को उस पर दया आ गई और उन्होंने शाहना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे? अब आप मेरे साथ चलो बीबी जी। सावित्री बाई शाहना को अपने साथ अपने घर लेकर गईं। वहाँ सबसे पहले उन्होंने शाहना के सामने खाने की थाली रखी, जिसे पलक झपकते ही शाहना ने साफ कर दिया। और फिर, बस अब बहुत हो गया बीबी जी, मैं जाकर साहब से बात करूंगी, उन्हें आपकी बात माननी ही पड़ेगी। नहीं ताई, पापा हमेशा से सही थे, और जो बात वो मुझे समझाना चाहते थे अब वो मैं समझ गई हूँ। मुझे लगता था कि गरीब लोग बस नफरत के लायक होते हैं, लेकिन अब जब मेरा खुद का सामना गरीबी से हुआ तो मुझे समझ में आया कि असल में गरीबी एक चुनौती है जिसे मैं अपने दम पर पार करना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं और मेरी पूरी बस्ती आपके साथ है। बीबी जी, हमने आपका नमक खाया है और उसके बदले हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। सावित्री बाई की बातों से शाहना को बड़ी हिम्मत मिली और फिर उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया। अब वो अपने पुराने क्लाइंट्स के पास न जाकर एक बिल्कुल नए स्टार्टअप के बारे में सोचने लगी। उसने सावित्री बाई और उनकी बस्ती के लोगों के साथ मिलकर नमकीन और अचार बनाकर बेचने शुरू किए। बढ़िया क्वालिटी के साथ साथ बढ़िया टेस्ट के चलते शाहना का ये छोटा सा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। साथ ही साथ कई लोगों को खटकने भी लगा। शाहना का बिजनेस चौपट करने के इरादे से उसके गोदाम में आग लगा दी गई, जो कि सावित्री बाई की बस्ती में ही था। और तब शाहना को आखिरकार अपने पिता के पास जाना ही पड़ा। वैसे तो मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। और सिर्फ 10 लाख में तुम अपना बिजनेस दोबारा कैसे खड़ा करोगी? अच्छे से चेक करो बेटा, तुम्हारे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पैसे मुझे बिजनेस के लिए नहीं बल्कि बस्ती के उन घरों को फिर से बसाने के लिए चाहिए जो मेरी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। शाहना की बात सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फौरन उसे गले से लगाते हुए कहा, बस बेटा, अब तुम्हें कुछ और प्रूफ करने की जरूरत नहीं। एक बेहतर बिजनेस वुमेन तो तुम पहले से थी, पर आज तुम गरीबी से लड़कर एक बेहतर इंसान के रूप में मेरे सामने खड़ी हो, जिसके लिए अमीरी गरीबी सिर्फ शब्द है, तराजू के 2 पार्ट नहीं। बहू आज बड़ी खुश नजर आ रही है, आखिर इस खुशी का राज क्या है? हाँ माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल घर पर मेरी बहन रिंकी आने वाली है। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। अच्छा, तो ये बात है। हाँ माँ जी, तो कल खाने में उसी के पसंद की कोई सब्जी बनाना। जी माँ जी, कल मैं उसके लिए खास मलाई कोफ्ता और कढ़ाई पनीर बनाऊंगी, और मीठे में अजय से कहकर गुलाब जामुन भी मंगवा लेना। ठीक है माँ जी। शालिनी को शादी किए 2 साल हो गए थे और तब से पहली बार उसके मायके से कोई उसके ससुराल में कुछ दिन के लिए रहने आ रहा था। इसीलिए शालिनी अपनी छोटी बहन रिंकी के आने से काफी खुश थी। अगले दिन, आज तो तुम्हारी बहन आने वाली है ना शालिनी? हाँ, आज शाम तक आ जाएगी। आप शाम को आते वक्त उसके लिए गुलाब जामुन और आइसक्रीम लेते आना प्लीज। अच्छा ठीक है, और कुछ लेकर आना है तो वो भी बता दो। नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ। हो सके तो शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है, देखता हूँ। शाम को घर की डोरबेल बजती है और शालिनी बेसब्री से घर का दरवाजा खोलती है। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी रिंकी। दीदी, कितने दिन हो गए थे आपको देखे हुए। कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ, तू बता छोटी,
तू कैसी है? मैं भी बढ़िया हूँ दीदी। यहाँ आराम से बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। तभी शालिनी की सास सीमा वहाँ आ जाती है। आ गई बेटा तुम। शालिनी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। सुबह से तुम्हारे स्वागत के लिए तैयारियां कर रही थी। अच्छा, और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है आंटी जी। अब घर आई हो तो कुछ दिन रुक कर जाना। ठीक है आंटी जी। शालिनी अपनी बहन को चाय नाश्ता कराती है और तीनों बैठकर बातें करते हैं। शाम को अजय ऑफिस से आता है। सरप्राइज! देखिए जीजा, आपसे मिलने कौन आया है? अरे रिंकी तुम। हाँ जीजा जी, मैं। कैसा लगा सरप्राइज? सरप्राइज तो काफी अच्छा लगा। और बताओ कैसी हो? ये सब बातें तो होती रहेगी। आइए ना, साथ में खाना खाते हैं। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, शालिनी, रिंकी और मेरे लिए खाना लगा दो। ठीक है, आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं बस आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। शालिनी अजय और रिंकी के लिए खाना लगाती है। ये लीजिए जीजा जी, मेरे हाथ से खाना खाइए। अच्छा ठीक है, तुम इतने प्यार से खिला रही हो तो खा लेता हूँ। इतने प्यार से मुझे तो कभी खाना नहीं खिलाया रिंकी तुमने। आपकी बात कुछ और है दीदी। लगता है तुम्हारी दीदी को जलन हो रही है रिंकी। आप सही कह रहे हैं जीजा जी। सब लोग हंसी खुशी खाना खाते हैं। फिर अगले दिन, लाइए जीजा जी, मैं आपकी ये टाई बांध देती हूँ। नहीं, मैं बांध लूंगा रिंकी। कोई बात नहीं, आप रोज तो ये टाई खुद ही बांधते होंगे, आज मैं बांध देती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो। और सुनिए जीजा जी, शाम को जल्दी आना, हम सब घूमने चलेंगे। अच्छा ठीक है। शालिनी रिंकी की सब हरकतें देख रही थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने रिंकी से कुछ नहीं कहा। शाम को आ गए आप जीजा जी, चलो अब कहीं बाहर घूमने चलते हैं। रिंकी, आज मैं थोड़ा थक गया हूँ, क्या हम कल चल सकते हैं बाहर घूमने? नहीं नहीं जीजा जी, हम आज ही जाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था इस बारे में। रिंकी, ऐसे जिद मत करो, आज अजय ज्यादा थक गए हैं तो तुम कल चली जाना घूमने। नहीं दीदी, मुझे तो आज ही जाना है। कोई बात नहीं शालिनी, वैसे भी रिंकी कौन सा हमारे घर रोज रोज आ रही है। अच्छा तो रिंकी तुम तैयार हो जाओ, हम घूमने चलते हैं। थैंक यू जीजा जी, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद रिंकी बहुत ज्यादा बन ठन के आती है। चलिए जीजा जी, चलते हैं। रुको, अभी तुम्हारी दीदी को साथ ले ले। दीदी क्या करेंगी जाकर? घूमने तो सिर्फ हम दोनों ही जाने वाले हैं। क्या? तभी वहाँ शालिनी आ जाती है। दीदी, आप क्या जाकर करेंगी? अभी तो मैं और जीजा जी ही घूमने जा रहे हैं, आपको अभी घर का काम भी तो होगा। शालिनी रिंकी की ये बात सुनकर कुछ देर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि रिंकी उसके साथ घूमना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रिंकी तो सिर्फ अपने जीजाजी के साथ घूमना चाहती थी, लेकिन अजय के सामने रिंकी की बात खराब ना हो, इसीलिए शालिनी खुद ही बाहर घूमने जाने से इनकार कर देती है। शालिनी, घर का काम तुम बाद में कर लेना, अभी हमारे साथ घूमने चलो। नहीं अजय, आप दोनों घूमने जाओ, मुझे यहाँ माँ जी का भी ध्यान रखना है, और वैसे भी आज मैं भी थक गई हूँ, मेरा घूमने का मन नहीं है। क्या सच में? तो फिर सिर्फ हम दोनों ही घूमने जाएं? हाँ अजय, आप जाइए और खूब एंजॉय करना। अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो। अब चलिए भी जीजा जी, पहले ही हमें इतनी देर हो चुकी है। अजय और रिंकी दोनों साथ में घूमने चले जाते हैं और शालिनी अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। रिंकी का व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रिंकी पहले तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तभी वहाँ रिंकी की सास आ जाती है। अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। मैं देख रही हूँ, तुम रिंकी के आने से पहले तो बहुत खुश थी, लेकिन उसके आने के बाद कुछ बदल सी गई हो, कहीं खोई खोई सी रहती हो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात हो तो बोल दो। वो माँ जी, मुझे रिंकी का व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था, तो बस यूं ही चिंता होने लगी थी। अच्छा, तो ये बात है।
तुम चिंता मत करो, इस उम्र में सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। शायद आप सही कह रही हैं माँ जी। थोड़ी देर बाद अजय और रिंकी घर वापस आते हैं। आ गए आप दोनों, कैसा रहा आपका दिन? दीदी, आज तो हम दोनों ने बहुत मजे किए। आप चाहे जीजा जी से पूछ लीजिए। हाँ, रिंकी सही कह रही है। चलो, मैं सोने जा रही हूँ। और मैं भी सोने जा रहा हूँ शालिनी। अरे, आप दोनों खाना तो खा लीजिए। नहीं, आज हमने खाना बाहर ही खा लिया। अच्छा, रिंकी और अजय सोने चले जाते हैं। अगले दिन, जीजा जी, आज हम मूवी देखने चलते हैं। क्यों, बढ़िया प्लान है ना? मैं अभी कह नहीं सकता रिंकी, अगर टाइम होगा तो बताऊंगा। आज तो मैं किसी कीमत पर इसे अजय के साथ बाहर नहीं जाने दूंगी। क्या जीजा जी, चलिए ना, काम तो बाद में भी हो जाएगा। रिंकी, अजय जी को काम है आज, तुम इस बात को समझो और आज तुम मेरी किचन में मदद करवाओ, ठीक है? अच्छा ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद, सुनो रिंकी, ये आलू तुम कुकर में उबालने रख दो और ये चावल साफ कर दो। अच्छा ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद, हे भगवान, ये क्या किया तुमने? सारे आलू जल गए और यहाँ तुमने इतने सारे चावल कैसे गिरा दिए? वो दीदी, मैं आलू में पानी डालना भूल गई और गलती से मेरे हाथ से चावल का डिब्बा गिर गया था। तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ रिंकी। गुस्सा मत कीजिए दीदी, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, अगर तुम मेरी ससुराल में नहीं होती तब बताती मैं तुम्हें। शालिनी को रिंकी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को जैसे तैसे शांत कर लेती है। शाम को, जीजा जी, क्या हम मूवी देखने चले? नहीं, आज कोई मूवी देखने नहीं जाएगा। हाँ, आज रहने देते हैं रिंकी। अच्छा ठीक है, हम बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा करते हैं, आज घर में ही बैठकर अपने एलईडी पर बढ़िया सी मूवी देखते हैं। प्लीज, इसे तो मना मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है। रिंकी और अजय देर रात तक मूवी देखते हैं और फिर थोड़ी देर बाद, चलो बहुत देर हो गई है, अब तुम सोने जाओ रिंकी। नहीं, आपको नींद आ रही थी तो आप जाइए, मैं और जीजा जी तो यहीं रहेंगे। लगता है अब रिंकी को घर वापस भेजना ही पड़ेगा। अगले दिन रिंकी घर से फोन आया था। माँ कह रही थी कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कॉलेज में अर्जेंट बुलाया है। इस बार तुमने एग्जाम ठीक से नहीं दिए थे क्या? क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, उन्होंने कहा है कि तुम आज ही उनसे कॉलेज में आकर मिलो। इसका मतलब वो मुझे अभी घर के लिए निकलना होगा। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए रिंकी, तुम यहाँ फिर कभी आ जाना। ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ फिर। इस तरह शालिनी रिंकी को झूठ बोलकर अपने घर वापस भेज देती है। शाम को रिंकी कहीं नजर नहीं आ रही। वो अपने घर गई वापस। थैंक गॉड। पता है उसने मेरा कितना खर्चा करा दिया था उस दिन, और उसकी हर रोज की जिद से तो मैं भी तंग आ गया था। अच्छा जी, ऐसा कहकर शालिनी हंसने लगती है और आखिरकार रिंकी को घर भेजकर ही शालिनी को तसल्ली मिलती है। भाई, आज गर्मा गर्म पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। तूने तो मेरे मन की बात कह दी मनोज। चल फिर दोनों छगन हलवाई की दुकान पर चलते हैं। लेकिन छगन हलवाई की दुकान पर ही क्यों? गांव में और भी तो दुकानें हैं। हाँ, मगर गांव के अधिकतर लोग छगन हलवाई की दुकान के पकौड़े खाते हैं। अच्छा, चल ठीक है, चलते हैं फिर। इसके बाद मनोज और राजेश दोनों साथ में छगन हलवाई के पास गर्मा गर्म पकौड़े खाने जाते हैं। छगन हलवाई की दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। हालांकि छगन हलवाई का एक हाथ टूटा हुआ था। राजेश और मनोज हलवाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं और वहां काम कर रहे एक कारीगर से पकौड़े लाने के लिए कहते हैं। 2 प्लेट पकौड़े लगा देना। ठीक है यार, थोड़ा इंतजार करिए। तो क्या ये कारीगर पकौड़े बनाता है यहाँ? नहीं, बल्कि वो जो अंदर बैठे हैं छगन हलवाई, वो ये सब बनाते हैं। ये कारीगर तो दुकान में ग्राहकों को सिर्फ पकौड़े प्लेट में लगा कर देता है। अच्छा, लेकिन राजेश, उनका तो शायद एक हाथ ही नहीं है। हाँ, कुछ साल पहले छगन हलवाई के साथ एक बहुत बुरा हादसा हो गया था, जिसमें उन्होंने अपना हाथ खो दिया था। तो फिर ये एक हाथ से पकौड़े कैसे बना लेते हैं? ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं, यही तो उनकी मेहनत है। ये बात तो कोई नहीं जानता कि वो पकौड़े बनाते कैसे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि अपना हाथ खो देने के बाद भी छगन हलवाई मेहनत करके कमा रहे हैं। इसीलिए ही अधिकतर लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी इनकी दुकान से पकौड़े खरीदते हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ,
चल अब ज्यादा बातें मत कर, आ गए गर्मा गर्म पकौड़े, चल अब पकौड़े खाते हैं। हाँ हाँ ठीक है। दोनों पकौड़े खाते हैं। क्यों, है ना लाजवाब? हाँ, इनका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, बल्कि काफी अलग भी है। मैंने कहा था ना। थोड़ी देर बाद राजेश और मनोज पकौड़े खाकर दुकान से चले जाते हैं, लेकिन मनोज के दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि छगन हलवाई एक हाथ से कैसे पकौड़े बना सकता है, जिसके लिए वो अगले दिन अकेले हलवाई की दुकान पर जाने की सोचता है। आज फिर छगन हलवाई की दुकान पर जाता हूँ और देखूंगा छगन हलवाई एक हाथ से कैसे पकौड़े बना लेता है। थोड़ी देर बाद मनोज छगन हलवाई की दुकान पर पहुँच जाता है। भैया एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े दे दीजिए। ठीक है, अभी लाता हूँ। मौका देखकर मनोज दुकान के अंदर जाने लगता है, लेकिन कारीगर उसे अंदर जाने से रोक देता है। आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? अंदर जाना मना है। अरे लेकिन ऐसा क्यों? मालिक ने कहा है कि कोई भी ग्राहक अंदर नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद मनोज कैसे न कैसे करके अंदर जाने का रास्ता निकाल ही लेता है और चुपके से देख लेता है कि कैसे छगन हलवाई अंदर बैठकर एक हाथ से पकौड़े बना रहा था। अरे नहीं, ये क्या? मनोज देखता है कि छगन हलवाई अपनी बगल में पकौड़े को रखकर गोल कर रहा है। तो क्या मैंने अभी यही पकौड़े खाए हैं? इसके बाद मनोज तुरंत अपने घर वापस भाग जाता है। अगले दिन। अरे तू घर में क्या कर रहा है? चल कहीं बाहर चलते हैं। सुन राजेश, तुझे कुछ बताना था। क्या बताना था? अच्छा, जो भी बताना हो वो छगन हलवाई की दुकान पर बताना। तुझे आज भी गर्मा गर्म पकौड़े खिलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं वो पकौड़े बिल्कुल नहीं खाने वाला, और तुझे भी नहीं खाने चाहिए। लेकिन क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहा है? मनोज राजेश को सारी बात बताता है जो भी उसने छगन हलवाई की दुकान पर देखा था। क्या ऐसा सच में हुआ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद चलकर देख ले। अच्छा ठीक है, एक बार चलकर देख ही लेते हैं, क्या पता तुझे कोई गलतफहमी हुई हो। इसके बाद दोनों एक बार फिर छगन हलवाई की दुकान पर जाते हैं, जहां राजेश चुपके से देखता है कि छगन कैसे पकौड़े बना रहा है। ये क्या देख लिया मैंने? मुझे तो उल्टी आ रही है। मैंने कहा था ना तुझसे, अब तो तुझे यकीन हो गया ना। हाँ, और अफसोस भी कि मैंने इतने वक्त से इस तरह के बने हुए पकौड़े खाए। ये तो होना ही था। हम तो छगन हलवाई पर तरस खाकर उसकी दुकान के पकौड़े खरीद कर खा रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि छगन इस तरह पकौड़े बना रहा होगा। बिल्कुल सही कहा तूने, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सभी गांव वालों को ये सच बताना होगा। हाँ, जितना जल्दी हो सके हम ये सच सबको चलकर बता देते हैं। राजेश और मनोज गांव के सभी लोगों को छगन हलवाई का ये सच बता देते हैं कि छगन किस तरह से पकौड़े बनाता है और लोगों को बेचता है। धीरे धीरे ये बात हर जगह फैल जाती है और छगन हलवाई की दुकान पर लोग आना बंद कर देते हैं। पकौड़े बनाना बंद कीजिए मालिक, दुकान पर ग्राहक तो क्या, दूर दूर तक कोई मक्खी भी नहीं भटक रही है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कल तक तो मेरी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, तो आज अचानक लोगों ने मेरी दुकान पर आना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि सबको पता चल चुका है कि आप पकौड़े कैसे बना रहे हैं। क्या? हाँ मालिक, अब कौन ही ऐसे पकौड़े खाने आएगा आपकी दुकान पर? तो अब क्या करें? ऐसा कैसे चलेगा? अब ये तो सोचना आपका काम है मालिक। कई दिनों तक छगन हलवाई की दुकान पर कोई नहीं आता। धीरे धीरे छगन हलवाई के लिए भी 2 वक्त की रोटी कमा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे उदास काहे बैठे हो मालिक? और क्या करूं? मेरा एक हाथ नहीं और अब मेरे पास कोई कमाने का जरिया भी नहीं बचा। लगता है मुझे अपना बचा हुआ जीवन भीख मांग कर बिताना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, मुझे इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे पकौड़े बनाना सिखा दे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम भी तो पकौड़े बनाकर बेच सकते हो। हाँ, धीरे धीरे मैं भी इस काम में माहिर हो जाऊंगा। लेकिन फिर तुम मेरे लिए काम क्यों करोगे? तुम खुद मेहनत करके कमा सकते हो। कोई बात नहीं मालिक, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। अब समय बर्बाद मत कीजिए और बताइए कि पकौड़े बनाने में क्या क्या सामान डलता है। अच्छा ठीक है। इसके बाद छगन की जगह उसका कारीगर पकौड़े बनाना सीखता है और इस बार पूरी साफ सफाई का ध्यान रखता है।
शुरुआत में तो छगन की दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, लेकिन फिर जब लोगों को पता चलता है कि अब छगन का कारीगर पकौड़े बनाता है और पूरी साफ सफाई का ध्यान रखता है, तो धीरे धीरे करके लोग दुकान पर आने लगते हैं और इस तरह कारीगर की मदद से छगन हलवाई की दुकान फिर से चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद सुन राजेश। हाँ मनोज, चल छगन हलवाई की दुकान पर पकौड़े खाने चलते हैं। तू क्या कह रहा है? पता है तुझे, होश में तो है? हाँ हाँ, मैं पूरे होश में हूँ। अरे तुझे नहीं पता, अब छगन हलवाई की दुकान पर उसका कारीगर पकौड़े बनाता है। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी उस दुकान पर दोबारा नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या तुझे वही दिन याद आ जाएगा जिस दिन तूने छगन हलवाई को पकौड़े बनाते देखा था? हाँ तूने सही कहा, इसीलिए मैं नहीं जा रहा। लेकिन तेरा मन है तो तू जा सकता है। नहीं, मैं भी नहीं जा रहा। मुझे भी वो बुरा दिन याद नहीं करना।